नमस्कार, आप हैं KTV न्यूज़ के साथ और ये कहानी है दास्ताने जुर्म की। दास्ताने जुर्म के इस कहानी में हम आज आपको एक ऐसे अनसुलझे रहस्यमयी मौत की बात कर दिखाएंगे जो देश, समाज और संत समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न बन के आया है। इस मामले की गंभीरता इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसमें SIT जैसी सर्वोच्च संस्था न केवल जांच के लिए सामने आती है, बल्कि तमाम ऐसे पेच, तमाम ऐसे प्रश्न, तमाम ऐसे बिंदु जिस पे वो क्रमवाइज न केवल जांच करेगा बल्कि अपने फाइंडिंग से उस अपराधी तक पहुंचने का प्रयास करेगा जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम के तह में कहीं छिपा हुआ है, ओझल है, हिडन है। इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में KTV न्यूज़ की पूरी टीम न केवल मेहनत की है बल्कि उन चीज़ों पे भी बारीक नज़रें बनाई है, उन चीज़ों को भी बारीकी से चेक की है जो चर्चाओं के दौर में है। खैर, SIT की गठन हो गई है। आइए हम बताते हैं कि SIT के वो कौन से पहलू हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन से पॉइंट होंगे जिस पे न केवल वो जांच करेगी बल्कि जांच की दिशा को आगे भी बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन इसके पहले आइए हम आपको बताते हैं कौन थे नरेंद्र गिरी, क्या था मामला और कहाँ के ये महंत थे, क्यों इतना ये मामला न केवल हाइप लिया बल्कि किन वजहों से राजनेता से लेकर समाज के तमाम वर्ग न केवल इनके यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने जाते थे बल्कि सहानुभूति भी रखते थे। मठ और मंदिर ये वो जगह होती हैं जहाँ से लोग एक उम्मीद रखते हैं, एक आशा बनाते हैं, एक आशा की किरण को देखते हैं। लेकिन इन्हीं मठ और मंदिरों में यदि कुछ ऐसे कृत्य होने लगे जिससे समाज, लोग, समाज की विचारधाराएं सोचने के लिए मजबूर होने लगे तो समझा जा सकता है कि इस दौर संक्रमण काल का है। बात प्रयागराज का, उस प्रयागराज का जिसे हम तीर्थों के नगरी कहते हैं, तीर्थों का राजा माना जाता है। हिंदू शास्त्र कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे सारे तीर्थ न केवल जमा होते हैं बल्कि वहाँ के संगम में स्नान कर अपने को भी धन्य मानते हैं। लेकिन इसी संगम नगरी में पिछले दिनों कुछ ऐसा कुकृत्य सामने आया जो सनातन धर्म, मठ मंदिरों पे और शिष्यों पे निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रश्न बनाता है, उठाता है। बात प्रयागराज की चल रही है और प्रयागराज की में एक अखाड़ा है, एक गद्दी है जिसे हम बाघ बरी अखाड़ा और गद्दी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे रहते थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उस गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी जी। निश्चित तौर पे नरेंद्र गिरी कई मामलों में चर्चाओं के घेरे में रहे, चर्चा में रहे। बावजूद उसके पिछले दिनों एक कमरे में उनका सौ पाया जाना लोगों के विचारों को, लोगों को झकझोर के रख दिया, खास करके उन लोगों को जिन्हें सनातन धर्म पे आस्था है, विश्वास है, जिनकी आस्था अडिग है। मामला सुसाइड से था। नरेंद्र गिरी सुसाइड करते हैं, एक लंबा सुसाइड नोट लिखते हैं और उस सुसाइड नोट की बात माने तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि गंभीर आरोप उन्होंने अपने ही शिष्य पे लगाया। बात जांच का है, बात जांच की दौर में आगे बात क्या सामने आएगी ये दूर की बात है, बात की बात है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि गुरु और शिष्य की परंपराओं को तार तार करने वाली ये घटना देश की पहली घटना। इसके पहले भी कई बार गुरु और शिष्य में न केवल अनबन हुआ है बल्कि शिष्य गुरु के मान मर्दन को मंडित किया है, या ये कहा जाए कि उनके मान में ठेस पहुंचाया है। बीस दिसंबर की वो शाम जब मठ में एक भूचाल आता है, वो भूचाल जो क्या छोटा क्या बड़ा सबको हैरान करता है, परेशान करता है। आसपास के लोग इस बात के लिए हैरान होते हैं कि आखिर मठ में चल क्या रहा है। लेकिन जल्दी ही इन बातों से पर्दा उठता है और पता ये लगता है कि महंत जी ने अपनी
इस लीला को समाप्त कर दिया है। और ये लीला को समाप्त करने के पीछे उन्होंने जो कायराना कदम उठाया वो किसी को भी न केवल रास आया बल्कि उस पर सहसा विश्वास करना भी किसी ने जायज़ नहीं समझा। खैर, बात पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टरों के एक स्पेशल दल ने न केवल पोस्टमार्टम की बल्कि इस बात की मुहर लगाई कि ये मौत सुसाइड का है, आत्महत्या का है। लेकिन अभी भी कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मामला आत्महत्या नहीं हत्या क्या है, या फिर हत्या नहीं आत्महत्या क्या है। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद अनसुलझे राज के बीच 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट करते हुए फांसी लगाने को बात पे मुहर लगाई। अंतिम यात्रा संगम तट तक पहुंचता है, फिर वहां से वापस मठ तक लाया जाता है और मठ में उन्हें भू समाधि दी जाती है। देश विदेश के इनके अनुयायी, इनके शिष्य, इनके चाहने वाले और राजनेताओं के साथ ये यात्रा निकली और सबने अपनी श्रद्धांजलि, अपना नमन न केवल इन्हें दिया बल्कि बुरी बुरी प्रशंसा भी की। बावजूद उसके इनकी मौत का रहस्य निश्चित तौर पे गहराता हुआ नजर आया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हर बार लगने वाले इलाहाबाद में कुंभ मेला या फिर अर्ध कुंभ मेला को न केवल बखूबी निपटाया करते थे बल्कि इनकी पकड़, इनकी पहुंच, इनके दरबार के दरबारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े ही शक्तिशाली लोगों का एक लंबा फेरिस्ट हुआ करता था। बावजूद उसके इनका गेस्ट रूम में जाना, मौत को गले लगाना और मौत के तरीके पे तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातों का होना चर्चाएं आम रहा। जो भी हो, इस बीच सरकार ने भी SIT से इस पूरे मामले की जांच कराने की बात की ताकि पूरे मामले में छिपे हुए अपराधी या यूं कहा जाए कि छिपे हुए आरोपी को न केवल खोज निकाला जाए बल्कि न्याय के दस्तक देती हुई इस घटना को माकूल न्याय तक पहुंचाया जा सके। बात सुसाइड नोट के आधार की बात करें तो निश्चित तौर पे इस सुसाइड नोट में 3 लोग को नामजद किया गया, जिसमें उनका एक अति प्रिय शिष्य और 2 मंदिर से या ये कहा जाए कि लेटे हुए हनुमान के मंदिर के पुजारी और उसके बेटे से जुड़ा हुआ था। आत्महत्या के इस उलझन को सुलझाने के लिए सरकार भले ही पुलिस पे विश्वास न करते हुए SIT टीम को आदेशित की हो, लेकिन बावजूद उसके निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि संत, महंत, राजनेता, नेता, क्या मंत्री क्या संतरी, सब कुछ जिनके दरबार में आते हों, सब शरणागत जहाँ पे हों, उस शख्स द्वारा, उस शख्सियत द्वारा यदि ऐसे कदम उठाए जाएं तो सहसा विश्वास करना शायद किसी के भी बस के बात नहीं है। और ऐसा ही इस मामले में हुआ। अब देखने की बात यह होगी कि SIT के गठन के बाद SIT किन किन पेचों पे अपने को केंद्रित करता है, किन किन वो पॉइंटों को वो चेकआउट करता है जहां से इसके तह में जाया जाता है, अपराधी को पकड़ा जाने में सहूलियत मिलती है और वो छिपे हुए लोग, वो हिडन लोग जो इस पूरे घटना के सूत्रधार हैं, राजदान हैं और इसके कहीं न कहीं से पार्ट है, उन्हें खोज के आगे लाने का काम है। आइए हम आगे आपको ये बताते हैं कि आखिर वो कौन से 10 सूत्र होंगे, वो कौन से 10 पेच होंगे, वो कौन से 10 बिंदु होंगी जहां SIT न केवल मंथन करेगी बल्कि इस मंथन से जो निकाल के लाएगी सामने वो फाइंडिंग होंगे जहां अपराधियों के गिरेबान तक कानून को हाथ पहुंचाने में सहूलियत प्रदान करेगा। आइए जानते हैं आखिर मौत के उस पर्दे से राज उठाने के लिए SIT के सामने किन किन पेचों का सामना करना पड़ेगा, या यूं कहा जाए वो कौन सी चाबी होगी जिससे इस पेच का, इस रहस्य का खुलासा किया जा सकता है। जो सबसे पहली बात सामने आई वो ये कि SIT 10 पॉइंट पे बात कर रही है, वो 10 पॉइंट जो हत्या के राज, छिपे हुए राज को न केवल ढूंढ निकालेगी बल्कि ये कहा जाए कि अपराधी के गले तक कानून का शिकंजा पहुंचाने के लिए भी मददगार साबित होंगे।
जो सबसे पहले बात सामने आई वो ये सूचना और एफआईआर में अंतर का होना। साफ साफ बात है कि वहाँ से मंदिर प्रबंधन, मठ प्रबंधन या फिर उनके जुड़े हुए शिष्य जिस ढंग से सूचना दी, उस सूचना और एफआईआर दर्ज कराने में अंतर है। समझा जा सकता है कि सूचना ये दिया गया कि उनके न होने पे या उनके मौत के बाद दरवाज़ा तोड़कर शिष्य अंदर घुसे और उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से उतारा गया, जबकि एफआईआर में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। एफआईआर इस बात को शो करता है कि धक्का देकर न केवल दरवाज़ा को तोड़ा गया बल्कि वहाँ पहुँचा गया। दूसरे यदि हम प्रश्न की बात करें, दूसरे कुंजी की बात करें, दूसरा पेज सुसाइड नोट के वसीयत की तरह लिखे जाने पे है। आखिर किन वजहों से जिनको हस्ताक्षर करने में इतनी परेशानियां होती थी वो सुसाइड नोट को एक लंबा चौड़ा या यूँ कहा जाए कि कई पन्नों का पेज कैसे बना दिए, ये भी एक रहस्य की बड़ी बात है। चर्चाओं के अनुसार, उनके शिष्यों के अनुसार और मठ प्रबंधन के अनुसार ये माना जा रहा है कि नरेंद्र गिरी को अपने सिग्नेचर करने में भी 10 मिनट का वक्त लगा करता था। साफ है कि उन्हें लिखने में परेशानी थी या ये कहा जा सकता है कि उन्हें लिखने नहीं आता था। बावजूद उसके एक लंबे चौड़े वसीयत का लिखा जाना, शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाना और एक ही बातों को कई बार प्रयोग किया जाना इस ओर इशारा करता है कि क्या इस सुसाइड नोट को किसी और के इशारे पे लिखा गया है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात इनके अपने व्यक्तिगत है वो ये कि इनकी शरीर भारी थी, इनके पैर में गठिया की शिकायत थी, फिर आखिर भारी शरीर और गठिया रोग के चलते इन्हें पंखे तक पहुंचना, बेड पे स्टूल का लगाना और फिर खुद फांसी के फंदे तक को अपने गले तक लाना, ये बात भी किसी के हजम में नहीं हो रही है। और यही वजह है कि तीसरे पॉइंट के रूप में एसआईटी ने इस प्रश्न को भी सामने रखा है। जांच के इस दौर में आगे यदि बात बढ़ाई जाए तो अगला प्रश्न ये बनता है कि आखिर जिस कमरे में अतिथि रहा करते थे, यानी साफ साफ बात है कि जिस कमरे में उनका आना जाना बेहद कम हुआ करता था, वो अपने निवास स्थान को छोड़ के, विश्राम स्थल को छोड़ के इस कमरे को जिसमें अतिथि टिका करते थे क्यों चुना। और यही नहीं, यदि चुना भी तो ऐसा क्या वजह था कि यहाँ के लोग, यहाँ की चीजें इन चीजों को नोटिस में नहीं ले पाई। पांचवें यदि प्रश्न की बात, पांचवें कुंजी की बात करें तो निश्चित तौर पे जांच का दायरा पांचवा ये बनेगा कि आखिर पुलिस के आने से पहले महंत के पार्थिव शरीर को क्यों उतारा गया। बात कानून की यदि करें तो कानून साफ साफ कहता है कि ऐसी घटनाओं पे लोगों को इंतजार करना चाहिए और पुलिस भी साफ ढंगों में इस बात को ताकीद करती है कि पुलिस इन टाइप के साक्ष्यों को नष्ट करने को भी अपराध माना करती है और इस अपराध के वाकई कारण क्या है, आखिर क्यों, सब समझते हुए, सब जानते हुए इस अपराध को स्वरूप दिया गया। छठा, उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट वो ये कि आखिर पूरा मठ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा पड़ा है, सीसीटीवी के जद में है, इस परिषद में, इस कमरे में जहाँ ये दुर्घटना घटी, वहाँ का सीसी कैमरा आखिर क्यों एक्टिव नहीं था, क्यों काम नहीं कर रहा था। क्या ये साजिशन खराब किया गया था या फिर इसके पीछे भी किसी घोर साजिश की बू आती है। सातवां आरोप कि आखिर हमेशा आरोपों से घिरे रहने वाले महंत नरेंद्र गिरी इस आरोप को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाए, क्यों इतना विचलित हो गए। यदि बात आरोपों की जाए तो नरेंद्र गिरी पूर्व में भी तमाम आरोपों से घिरे पड़े हैं और तमाम ऐसे आरोप रहे हैं जिसमें जग हसाई, लोक हसाई और उनके ऊपर प्रश्नों की एक लंबी बौछार भी हुई थी। बावजूद उसके इस घटना को, जिस वीडियो की चर्चा की जा रही है, उस वीडियो से जग हसाई का कहना और इस टाइप का कदम उठाना अपने आप में कई प्रश्नों को एक साथ जन्म देता है। आठवां मुद्दा उनके हस्ताक्षर, उनके लेखनी से जुड़ा हुआ होगा। प्रश्न ये बनता है जिन्हें हस्ताक्षर करने में 10 मिनट लगा करता था, आखिर वो इतना बड़ा नोट कब और कैसे लिखे। डॉक्टरों की माने या ये कहा जाए कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो कहा जाता है कि अब स्वाद में या अवसाद में निश्चित तौर पे ये कहा जाता है कि ये दौर कुछ देर का होता है और इस देर में आदमी लंबे चौड़े सुसाइड नोट नहीं लिखा करते हैं।
यदि इन डॉक्टरों की बात सही है तो कहा जा सकता है कि एक लंबे सुसाइड नोट को लिखा जाना भी इनके मौत पे न केवल प्रश्न लगाता है बल्कि जांच के दायरे को बढ़ाता नजर आता है। नौवां कुंजी जिसे खोजना और समझना एसआईटी के लिए एक बड़ी, निश्चित तौर पे एक बड़ी बात होगी, वो ये कि आखिर सुसाइड नोट में जिस वीडियो की बात की गई है, जिस वीडियो से लोक हंसाई, जग हंसाई या फिर सम्मान के ठेस पहुंचने की बात लिखी गई है, वो वीडियो अब तक सामने क्यों नहीं लाया गया। बात ये कहा जा रहा था कि उस वीडियो को वायरल करने के बाद महंत की सार्वजनिक जीवन पे न केवल प्रश्न चिन्ह लगेंगे बल्कि उनके मान को भी खंडित विखंडित किया जाएगा। आखिर उस वीडियो या उस वायरल वीडियो पे पूरी की पूरे मठ प्रशासन, पुलिस और लोग आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। 10वां और अंतिम कुंजी यदि बात किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि आखिर सुसाइड नोट को गौर से देखा जाए, गौर से पढ़ा जाए और दूसरी ओर एफआईआर पे गौर किया जाए तो दोनों में तमाम असमानताएं हैं। जहां सुसाइड नोट में उन्होंने 3 से 4 लोगों का नाम लिखा है, वहीं एफआईआर में सिर्फ 3 लोगों को न केवल नामजद किया गया है बल्कि एक शिष्य को कुछ ज़्यादा ही ढंग से आरोपित माना जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किन वजहों से पुलिस इस पूरे मामले को अपने ढंग से चलाने का प्रयास कर रही है, या ये कहा जाए कि प्रशासन या दूसरी ओर मठ प्रशासन, मठ से जुड़े लोग, उनके शिष्य किन बातों को छिपाना चाहते हैं। क्या उस बातों को छिपाने से इस मौत के राज पे पर्दा पड़ा रह जाएगा या कुछ ऐसी बात अभी भी सामने आनी बाकी है जो इनके मौत का सबसे बड़ा कारण और लोगों को जानने का अधिकार भी बनता है। कुल मिला के बात किया जाए तो नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन अपने साथ तमाम ऐसे प्रश्नों को छोड़ के गए हैं जो समाज के लिए न केवल एक पहेली बनी हुई है बल्कि पुलिस प्रशासन से लेकर एसआईटी तक इस जांच के लिए दिन रात अपने माथा, अपने सर, अपने सूत्रों को खंगालेगी और यही नहीं, इस सूत्रों तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करेगी। ये अलग बात है, देखने की बात होगी निर्णय किस ओर जाता है, मामला क्या खुल के आता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे जो अभी तक के साक्ष्य हैं उस साक्ष्य पे ये माना जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। हालांकि इस बात का दावा केटीवी न्यूज नहीं करता है, बावजूद उसके जो लोगों की बातें हैं, जो बातें छन के आ रही हैं, वो पक्का मुहर इस बात को लगाता है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। अब पूरी बात एसआईटी के घेरे में है, एसआईटी के पास है। देखने की ये बात होगी कि आखिर इन बिंदुओं पे जांच करने के बाद किस मुहायने पे, किस निर्णय पे एसआईटी पहुंचती है और सरकार का अगला कदम क्या होगा। खैर, ये तो कहना मुश्किल होगा, बावजूद उसके इस बात को कहा जा सकता है कि दिल दहला देने वाली और प्रश्नों की एक लंबी फहरिस्त के साथ ये घटना न केवल आम लोगों को बल्कि खास लोगों के लिए भी एक पहेली सी बनी हुई है। हम सबको, हमें आपको इंतजार इस बात का होगा कि इस पहेली से पर्दा उठे, इस पहेली के राज से पर्दा उठे और आदमी इस बात को जान सके, समझ सके कि आखिर महंत के हत्यारे कौन थे या फिर महंत ने खुद ब खुद परिस्थितियों से लड़ने के बजाय आत्महत्या को स्वीकार किया था। हालांकि केटीवी न्यूज इस बात को नहीं स्वीकारता है, नहीं मुहर लगाता है, लेकिन बावजूद उसके इस बात की जो चर्चाएं हैं, जो चर्चाएं आम हैं, उस पर यह कहा जा सकता है कि जो भी हो मामला बेहद दिलचस्प होगा। ये तो थी आज की कहानी दास्तान जुर्म की, लेकिन हम जिस कहानी दास्तान जुर्म में आपसे अगली बार मिलेंगे वो आपको न केवल हैरान करेगा बल्कि परेशान भी करने के लिए खास होगा। मामला एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे नवयुवक की, एक ऐसे कम उम्र के युवा की जो उम्र से ज़्यादा वारदात किया था, उम्र से ज़्यादा प्रसिद्धि पाया था और यही नहीं, वारदात करने के लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया पे अपने प्रचार प्रसार को भी बढ़ा के रखा था। समझा जा सकता है कि ये पहली ऐसी वाकया होगी, एक अनबुझ पहेली होगी जो आपको प्रचार करके अपराध को करना न केवल आपको तिलस्म की इस तोड़ को बताएगा बल्कि रूबरू भी कराएगा। इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड की
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।